मीडिया चैनल्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस वीक सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियोस हम आपके लिए मोबाइल स्क्रीन से निकालकर टीवी के स्क्रीन पर ले आए हैं। अब ओलंपिक्स में जब हमारे नॉर्थ ईस्ट के एथलीट्स मेडल लेकर आते हैं तब तो हम सब उनके लिए बहुत ताली बजाते हैं, पर फिर देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ इतना रेसिज्म क्यों होता है? बहुत ज़्यादा केस हुआ था जब कोरोना स्टार्ट हुआ, तब मेरे को ओपनली बोलते थे कि कोविड केस चल रहा है या कोरोना आ रहा है, ऐसे बहुत कमेंट मारते रहते थे। वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, बहुत। अगर हम वहाँ जाते तो वी सी 7 सिस्टर डिफरेंट तरीके के, बट हम यहाँ आते तो दे ऑल कंसिडर एवरीबडी फ्रॉम सेम। सो पीपल फ्रॉम नेपाल, उनको भी सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट, इवन दार्जिलिंग, सिक्किम और नागालैंड, किसी को भी। तो टाइपकास्ट बहुत होता है। तो जब टाइपकास्ट होता है तो अगर एक चीज़ पर्टिकुलरली कोई बंदे ने कर रखा तो वो पूरे उसको कर देते कि हाँ ये नॉर्थ ईस्ट से तो ऐसे ही होता होगा, अगर ये लोग ऐसे कपड़े पहनते तो ये आउट गोइंग होंगे। इसके मुझे नॉर्थ ईस्ट पीपल से भी थोड़ा सा बोलना है कि आप भी बाहर आके आप ऐसे, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी मिंगलिंग करो थोड़ा सा, आप भी, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ वन साइडेड नहीं है। मतलब ये चीज़ें बहुत डीप रूटेड है कि वो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में, भले ही आप टू गिव इट बैक रखते हो, बट दैट एटीट्यूड ऑल्सो नॉट गुड। तो मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगी कि आप मिंगलिंग करो, आप थोड़े फ्रेंड्स बनाओ और आप समझो कि सब लोग ऐसे नहीं है थोड़े से। तो घर लेने में प्रॉब्लम होती है? घर लेने में तो प्रॉब्लम हाँ हुआ है, बहुत होता है। किस तरीके? बोल रहे हैं यहाँ का आप लोग को रेंट नहीं दे सकता है हम, क्योंकि आप लोग का खाना पीना बहुत अलग होता है, बदबू आता है, इसीलिए हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो फिर कैसे कन्विंस करते, क्या बताती हैं? हम लोग बोलता है जो मछली नहीं खाएगा मछली खाता है, हम लोग मछली नहीं खाएगा बोलते थे हम। लाइट बिल है वो लोग मीटर से नहीं लगाता है, और क्या होता है उसको प्राइवेट मीटर बोल के लाइट बिल बहुत ज़्यादा लेता है, रेंट से ज़्यादा। पर यूनिट 9 रुपया लेते हैं। हाँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने चली एंड सीपी जग गए हम लोग। सो वाइल कमिंग बैक हम लोग मेट्रो स्टेशन में थे एंड मेरे पास कार्ड नहीं था तो टोकन के लिए रखे थे। सो आई मेट फ्यू पीपल आगे एंड दे वर टॉकिंग लाइक वी हेट चिंकीज़। मैं तो लाइक आई वाज लाइक फर्स्ट टाइम था तो मैं क्या करूँ, आई वाज लाइक क्या मैं सुन रही हूँ। एंड देन फिर जब मेरी रूममेट थी तो उसने बोला, उसे को भी लगा कि गलत तो नहीं सुन लिया हम लोगों ने। देन इट वॉज वेरी ऑफेंसिव। तो फिर हम लोगों ने चिल्लाना नहीं, मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया कि लाइक हाउ कैन यू से, वो भी हमारे फेस उसके सामने, मतलब मुँह के सामने। देन द थिंग वाज ऑल वी वांटेड देम टू अपोलोजाइज। जिसने बोला वो तो अपोलोजाइज नहीं करा, बस उसका दोस्त ने कर दिया। एंड गुड थिंग अबाउट पीपल गैदर्ड एंड दे सेड यू कैन नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। एक्चुअली दिल्ली इज़ लाइक अच्छा है, जैसे मैंने लखनऊ गया है, उसमें वाराणसी में है, तो दिल्ली में ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पीपल यहाँ पे ज़्यादा है। सो आई फील सेफ हियर। मेट्रो में भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, जैसे हमारा जॉब वजह से, तो उसमें भी होता है कि हम आया तो वो लोग थोड़ा दूर चला जाता है, उसमें थोड़ा सा हाँ यस थोड़ा सा अजीब लगता है। एंड देन क्या बोलूँ उसको अच्छा नहीं लगता है। 15 अगस्त आने वाला है और ये 75th इंडिपेंडेंस डे है, पर किसान आंदोलन में शामिल किसानों के लिए इस साल इंडिपेंडेंस डे के क्या मायने हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ जनरल फ्रीडम के बारे में किसानों ने क्या कहा, उहिनी लेकर आई हैं किसान आंदोलन से ये ग्राउंड रिपोर्ट। कितना नंबर आजादी का साल है हमारा? इतना तो गिनती करके पता लगा। गिनती नहीं की है। कहने को तो हम 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद हो गए, पर जो ये काले अंग्रेज हैं ना, उनकी रहत खून थे, ये लोगों के नहीं हैं, इनसे आज़ादी हमने अब पानी है। अभी भी कोई अच्छा आदमी नहीं मिला हिंदुस्तान को। ऐसे क्यों बोल रहे, मतलब कोई भी, मतलब आप कह रहे हैं कि इतने सालों में कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला? नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला। सबकी गुलामी की आपने? सामने सबकी गुलामी की अभी तक। आंदोलन जीवी कौन होते हैं? आंदोलन जीवी गंदी नाली का कीड़े बोला उसने। इसने तो बात डाल दिया कि बहुत हुई महंगाई की मार आपकी, पर बीजेपी की सरकार में देख लीजिए कितने की आप तेल खरीदती है, बताइए कितने की गैस खरीदती है, आपकी आज़ादी कहाँ है? इसी आंदोलन में मैं आजादी को लेकर कुछ सवाल करने वाली हूँ। क्या हम आज अपने आप को सच में आजाद कह सकते हैं या मान सकते हैं? क्या कहना है किसानों का इस पर, और ये जानते हैं किसानों की राय।
क्रांतिकारी है, हम लोग आजादी का करके बैठे हैं, जो कानून गलत बना रहे हैं उसके खिलाफ बैठे हैं हम लोग। आजाद हिंदुस्तान में कुछ बदला है? बदला क्या है? कुछ नहीं बना, महंगाई बढ़ रही है, कुछ नहीं बना, खाली उल्टा आजादी में आके भी हम लोग गुलामी में हैं। इस इंडिपेंडेंस वीक में वैसे बॉलीवुड भी बढ़िया फिल्में लेकर आ रहा है। Amazon प्राइम पर 12 अगस्त को शेरशाह रिलीज होगी, जो कारगिल वॉर हीरो मेजर विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और बैक स्टेज बातें में मयंक शेखर ने उनसे बात की। आई थिंक कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसे शख्स है जिनको मैं रियल लाइफ में पढ़ चुका हूँ और अभी इतने लोगों के थ्रू जान चुका हूँ कि यार उन्होंने अपना जो फियर है उसको कभी भी अपने पे भारी नहीं होने दिया। चाहे वो अपनी ड्यूटी के लिए वो आगे बढ़े, उन्होंने मिशन अकम्प्लिश किया और उसको जताते थे बड़े ही कॉन्फिडेंस से और स्टाइल में, अगेन बाय सेइंग द लाइन कि ये दिल मांगे मोर सर। ये पहली बायोपिक थी जो मैं करण के पास लेके गया था कि करण ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और पैशनेट कहानी है। तो हैट्स ऑफ टू द आर्मी कि वो लोग जब असल में लड़ाई लड़ रहे थे उनके पास ये सारी रीटेक की सुविधाएं इतने, जो हम लोग फिर भी कंफर्टेबल थे, ऐसी सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी कि अगर आप फिसले तो माने मतलब अभी आपका दूसरा साथी जेन्युइनली अगर आपको हेल्प नहीं करेगा तो शायद आप फिसल के कहीं आप वहां से फिसले तो नीचे सीधा जम्मू। राइट। तो ये भी हो सकता है। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक हमारे लिए नहीं, पूरे क्रू के लिए मैं कहना चाहूंगा। पर आपके लिए सबसे टफेस्ट डे क्या रहा व्हाइल यू वर शूटिंग द फिल्म सिद्धार्थ? आई थिंक जो पहले के 3 या 4 दिन थे जो हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, बिकॉज एक तो आप उस जगह पे पहुंचते हैं, फिर आपको अक्लाइमेटाइज करने का टाइम लगता है कि आप यूज्ड टू हो जाए। तो हमें मतलब आई वाज ओके बट फिटनेस बट एक फर्क होता है कि जब आप यहाँ पे भाग रहे हैं और वहां पे भाग रहे हैं तो वो रियलाइजेशन कि आपको कभी कभी डायलॉग में तकलीफ आती है कि मेरी इतनी लाइन खत्म हो गई और सांस छिड़ गई। तो और वी वर सपोज्ड टू बी स्ट्रेस्ड और आपको वैसे भी दिखाना है आप थके हुए हो, तो एक्चुअली हमने उसको यूज किया अपने एडवांटेज के लिए। मेरी आप जो भी पिक्चर में आवाज सुनेंगे वो हमने कोई भी डबिंग नहीं करी है, वो आवाज मेरी एक्चुअल एक मिट्टी की खराश हम सब की आ गई थी कि भाइयों दोस्तों। एंड क्योंकि वहां पे एक तो हवा काफी थिन है और दूसरे हम इतनी मिट्टी खा रहे थे रोज, तो मेरा टेक्सचर बदल गया था उसका। तो कभी कभी वो प्रॉब्लम होती थी हम लोग को, लॉट ऑफ थ्रोट यूज्ड टू यू नो, गले में कितनी सारी मिट्टी, हम सबको रोज सुबह गागल या अपना ख्याल रखना पड़ता था। एंड देन फिजिकल फटीग, रिकवरी वहाँ पे और थोड़ी मुश्किल होती है उस हाइट पे। तो आई रिमेम्बर कि मैं शूट के बाद हमेशा मेरा रूटीन था कि गर्म पानी वहाँ पे और उसमें नमक डाल के अपने पाँव भिगोता था, बिकॉज हम लोग जो हमने फुटवेयर पहना हुआ था वो स्नो बूट्स थे जो ऑलमोस्ट रबर के बने हैं और प्लास्टिक के बने हैं। तो उसमें आपके जब पाँव होते हैं सॉक्स के साथ तो कुशनिंग कम है और ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जूते थे जो हमारी इंडियन आर्मी ने उस वक्त पहने थे। आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सबसे पहले जो आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं वो है फिजिकल एक्टिविटी। ईटिंग हेल्दी के साथ ये बहुत ज़रूरी रहता है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको जिम जाना या कोई पर्टिकुलर वर्कआउट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो तो आप ऐसे वर्कआउट कीजिए जिसमें आप इंजॉय करें, जैसे कि आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं या कोई भी अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसका आपको डेली रूटीन में ध्यान रखना है वो है अ गुड स्लीप। तो कोशिश कीजिए कि आप हर रोज़ रात को सेम टाइम पे सोए और सुबह सेम टाइम पे उठे। इससे हमारा स्लीप साइकिल इम्प्रूव रहता है। अगर आप कम सोते हैं या आपकी स्लीप क्वालिटी पुअर है या डिस्टर्ब्ड स्लीप रहती है तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी इफ़ेक्ट करता है। तो कोशिश कीजिए कि हर रोज़ सोने से कम 1 या 1.5 घंटा पहले आप सारी स्क्रीन्स अवॉइड करें, जैसे कि टीवी, लैपटॉप या आपके मोबाइल फ़ोन। आप उस टाइम पे मेडिटेट कर सकते हैं, आप कोई बुक रीड कर सकते हैं या फिर आप वो है फिजिकल एक्टिविटी। ईटिंग हेल्दी के साथ ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।
अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करते हैं तो इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी, अस्थमा और डिप्रेशन जैसी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। इससे डील करने के लिए आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, आप रेगुलर वर्कआउट कीजिए या फिर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए या फिर किसी से बात कीजिए। चौथी चीज़ जो हमें अपनी डेली रूटीन में फोकस करनी है वो है प्रॉपर हाइड्रेशन। अगर हम प्रॉपरली अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते हैं तो ये हमारी बॉडी और माइंड दोनों में इफ़ेक्ट करती है। इससे हमारी ऑर्गन्स में भी इफ़ेक्ट आता है और डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी में हमें लो एनर्जी फील होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते। डिहाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ प्लेन वाटर पीने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी डाइट में वेजिटेबल जूस, सूप्स, छाछ, नींबू पानी या नारियल पानी जैसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि हम अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव कर सकें। पांचवी और सबसे ज़रूरी लाइफस्टाइल चेंज जो हम अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं वो है च्यूइंग अ फूड रियली वेल, यानी कि हम अपने खाने को तब तक च्यू करें जब तक वो प्यूरी ना बन जाए। इसके लिए हमें कम से कम 30 या 40 बार अपनी हर एक बाइट को च्यू करना पड़ेगा और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन हमारी स्टमक से पहले हमारे माउथ में होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हमारी ओवर ईटिंग भी अवॉइड होती है। और अब टाइम है टेक इट इजी में फोन रिव्यू का OnePlus Nord 2। यस, OnePlus Nord 2 है OnePlus का लेटेस्ट फोन। अगर आपका बजट है 30,000 रुपए तो कैसा है ये फोन, बता रहे हैं अयाज। हाय, मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं टेक इट इजी। आज इस वीडियो में रिव्यू करेंगे OnePlus Nord 2 का। सो OnePlus Nord 2 में एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो है इसका डिजाइन। इट कैन हाउएवर बी सब्जेक्टिव। Nord 2 को OnePlus ने फ्लैगशिप 9 सीरीज की तरह डिजाइन किया है। अगर आप देखेंगे इनफैक्ट इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दी OnePlus 9, यानी जो फ्लैगशिप फोन्स का डिजाइन है वो आपको OnePlus विद इन 30,000 ऑफर कर रहा है, विच इज अ प्लस। अनदर थिंग इज कि फोन काफी लाइट वेट है, 189 ग्राम्स टू बी एग्जैक्ट। पोको का F3 GT जो है उससे भी काफी हल्का है ये फोन और सिंगल हैंडेड यूजेज में कंफर्टेबल रहता है। हैप्टिक्स भी काफी इंप्रूव की है OnePlus ने और फीडबैक भी जबरदस्त रहता है। As I said, design preference can be subjective, but to me, Nord 2 is the best looking handset in the premium segment. Now let's talk about the display. So Nord 2 में OnePlus ने सेम डिस्प्ले यूज किया है जो OnePlus Nord CE और ओरिजिनल Nord में है। OnePlus फोन्स की डिस्प्ले ट्रेडिशनली अच्छी रहती है, आपने देखा होगा। Nord 2 के साथ भी ऐसा ही मुझे लगा। स्क्रीन पर एक्यूरेट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। आप कुछ भी कंटेंट अगर देख रहे हैं, कलर टोन जो है वो बड़ी नेचुरल रहती है। प्रीमियम सेगमेंट में कलर एक्यूरेसी के मामले में Samsung और OnePlus की जो डिस्प्लेज है वो बेस्ट रहती है एंड दैट्स एविडेंट इन Nord 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैमरा डिपार्टमेंट और यहाँ पर है एक मेजर अपग्रेड। Nord 2 CE में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OnePlus ने दिया, IMX586 सेंसर है, बट Nord 2 में you're getting a 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और यहाँ पर है IMX766। सेम सेंसर है जो OnePlus 9 Pro में एज अ वाइड एंगल कैमरा OnePlus ने यूज किया है। Nord 2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप इज अ ग्रेट शूटर इन दिस रेंज। डे लाइट सैंपल्स अगर आप देखेंगे तो you'll see कि OnePlus की जो कलर साइंस है वो पिछले कुछ दिनों में काफी इंप्रूव हुई है। Nord 2 में आपको रियलिस्टिक इमेजेस मिलती हैं विद एक्यूरेट कलर्स। पिक्चर में आपको डिटेल्स मिलेंगी, सैचुरेशन लेवल्स भी ऑन पॉइंट रहता है काफी हद तक और डायनेमिक रेंज भी बड़े अच्छे से फोन कैप्चर करता हुआ दिखता है। सो टू मी OnePlus ने अपना कैमरा बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है पिछले कुछ दिनों में। कैमरा ऐप में कलर ओएस का फील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो OnePlus फोन का कभी वीक लिंक होता था वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा है। इट बीट्स MI11X Poco F3 GT बाय माइल और मुझे Oppo Reno 6 5G से भी ये जो कैमरा है वो अच्छा लगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो Dimensity 1200 प्लस Oxygen OS का जो ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा काम करता है। डे टू डे यूजेज में यू वोंट फील लैग। इनफैक्ट अगर आपने OnePlus फोन्स यूज़ किए हैं पहले भी तो यू अंडरस्टैंड कि दे आर फास्ट और रिलायबल और यहाँ पर भी एकदम ऐसा ही लग रहा है। गेमिंग में भी आई वुड से इट्स गुड। मैं सबसे ज़्यादा PES खेलता हूँ PS 2021 एंड इट्स वेरी डिमांडिंग, लेकिन Nord 2 पर PS 2021 जो है वो इजीली चला। इट हैंडल्स इट वेरी इजीली। फ्रेम रेट्स जो है वो ड्रॉप नहीं होते और ना ही फोन लॉन्गर ड्यूरेशन में हीट होता है। सेम गोज विद BGMI। गेम बड़ा स्मूथली चलता है, कोई इशू मैंने पर्सनली फेस नहीं किया इस गेम को खेलते हुए और अगर बैकग्राउंड में मल्टीपल एप्स भी आप चला रहे हैं तब भी कोई लैग या फिर स्टटर मैंने फेस नहीं किया। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन।
सो Nord 2 को 12 दिन मैंने यूज किया और 12 दिन यूज करने के बाद आई ऑनेस्टली बिलीव कि OnePlus ने अपने यूजर्स की यहाँ पर बात सुन ली है। द फ्लैगशिप किलर इज एक्चुअली बैक। जैसे वैल्यू फॉर मनी फोन्स आप OnePlus से एक्सपेक्ट करते हैं, OnePlus Nord 2 एग्जैक्टली वैसा ही है, प्लस द इंप्रूव्ड कैमरा परफॉर्मेंस। सो आई फील अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो इट्स द बेस्ट प्रीमियम सेगमेंट फोन अवेलेबल राइट नाउ, बट दैट थिक बेजल्स ऑन द चिन कुड हैव बीन अवॉइडेड। और अब बात आज के इतिहास की। आज है 8 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन का दिन। भारत छोड़ो आंदोलन का वीर सावरकर ने क्यों किया था विरोध, बता रहे हैं लेखक और इतिहासकार विक्रम संपत। जापान का इन्वेजन होने वाला था किसी भी वक्त भारत पे, तो ऐसे मौके पे सिविल अनरेस्ट और सिविल डिसोबीडियंस करना देश के अंदर ये देश के लिए हानिकारक है, ऐसे अंबेडकर जी ने कहा था। तब के सारे जो वामपंथी पार्टी थे सीपीआई, वो तो अंग्रेजों के जासूस होके जो पीसी जोशी हैं सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी, वो एक्चुअली जो अंडरग्राउंड मूवमेंट है उसके सारे जो सीक्रेट्स थे वो अंग्रेजों को दिया करते थे। एक रेजिनाल्ड मैक्सवेल नाम के अंग्रेजी गृह सचिव से उनके बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, जो कुछ मैंने भी उद्धृत किए हैं किताब में। जब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज के बहुत सारे सीक्रेट्स को ब्रिटिश सरकार की तरफ रिवील किया था। तो ऐसा था माहौल तब का 1942 वाला जो आंदोलन था। तो उस समय ये पारित हुआ जो क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस के सारे शीर्षस्थ नेता जो थे वो जेल में भेज दिए गए, गांधी जी सहित। और इस मूवमेंट को लीड करने के लिए कोई नहीं था। और गांधी जी ने, जैसे मौलाना आजाद ने कहा था, कि कोई प्लानिंग भी नहीं किया था कि इसका क्या हशर होना है, इससे क्या हमारी मंशा है, ये करने से क्या हमें एंड रिजल्ट क्या है इसका। तो इसके वजह से जो इट वाज लेफ्ट टू द पीपल, जो लोग जो समझें, डू और डाई, करो या मरो, इसका जो नारा था, इससे क्या करना है वो लोगों को पता नहीं था। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हिंसक तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन में जुट गई, जबकि गांधी जी हमेशा अहिंसा के मार्ग से ही संग्राम में विश्वास रखते थे। तो नेहरू जी ने खुद और पूरे कांग्रेस ने खुद उस वक्त क्विट इंडिया से अपना पल्ला झाड़ दिया था, क्योंकि ये इतना हिंसक एक आंदोलन बन गया था कि उन्होंने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लोग पागल हो गए हैं। 20 साल तक हमने इनको अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और ये नेहरू के खुद के शब्द हैं कि 20 साल तक हमने इनको अहिंसा का पाठ पढ़ाया, पर इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, और ये संग्राम जो है इतना हिंसक हो गया, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे इसमें जब खुद कांग्रेस के लोग एक भारत छोड़ो आंदोलन से अपने को दूर कर रहे थे, आज हमारा ये बताना कि सावरकर जी इसके खिलाफ थे, जो खिलाफ तो थे ही, क्योंकि उनको लगा कि इसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था कि आप क्या चाहते हो ये करने से, दिशा में जाएगा पता ही नहीं था, बिल्कुल पता नहीं है। सब जाके आप जेल में भरो, जेल भरने से किसको क्या फायदा होगा। ये तो ऐसा वक्त है जो देश के लिए बहुत कठिन एक दौर से गुजर रहा था देश, जब लोगों को शायद इनके आइडिया से कि सेना में भर्ती हो जाना चाहिए, और फिर सैनिक जो प्रशिक्षण प्राप्त करके उसके बाद इनको डिफेक्ट होके आईएनए जो आजाद हिंद फौज है उसमें जुड़ जाना चाहिए। तो ये करने से हमें आजादी मिलेगी, ना कि जाके जेल में खुद को सड़ने के लिए भेज देने के लिए। तो इसलिए ये और हिंदू महासभा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। तो जो कॉन्टेक्स्ट मैंने चित्रित किया उससे साफ जाहिर होता है कि हमें जो है इतिहास को पूरे जो उसकी पृष्ठभूमि है, व्यापक परिदृश्य और जो उसकी पृष्ठभूमि है उसको लेकर के देखना चाहिए। उससे देखने से हमें पता चलता है, ना कि जल्दबाजी में आ रही है तो भारत छोड़ो के खिलाफ थे तो ये अंग्रेजों के तरफदार थे। तब ऐसा अगर बोलेंगे तो क्या हम डॉक्टर अंबेडकर को भी ऐसी उपाधि दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भारत छोड़ो को तो एक गद्दारी का एक आंदोलन बताया था। तो ये बहुत ही मुश्किल बात हो जाए। मैं फिर से बस इसके बाद गांधी पे आएंगे। क्या फिर वही बात है कि जैसे अंबेडकर ने भी विरोध किया और सावरकर ने भी विरोध किया, दोनों के अपने अपने तर्क थे, लेकिन फिर वही बात कि क्यों आखिर अंबेडकर को माफ कर दिया जाता है और सावरकर को दोषी ठहरा दिया जाता है? क्या सिर्फ वही हिंदुत्व? एक तो हिंदुत्व, दूसरी बात यह है कि अंबेडकर जी जो हैं आज भी जो राजनीति में उनका जो मान्यता है, और एक
दलित समुदाय के लिए वो प्रेरणा स्रोत करेक्टली बन गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।